हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपका जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है उसके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्रोमोसोम्स का बेसिक अंडरस्टैंड किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा होता है, सेंट्रोमियर क्या होते हैं, काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज का सेशन देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें। ये चैप्टर कम से कम 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि चैप्टर के जितने भी सेशंस हैं, कम सेशंस अभी तक हुए हैं तो सारे सेशंस देख लीजिए और आज का सेशन देखने से पहले प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन देखा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स देखा और आज के सेशन में अब हम देखेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है। देखो, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की या मैमल्स की, हायर मैमल्स की। तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर्स। अगर मैं इनको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये 1 पेयर, ये 2, समझो ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, फिर यहाँ पर आपका सेकेंड पेयर, फिर यहाँ पर आपका थर्ड पेयर। ओके, तो ऐसे जोड़ी जोड़ी में हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितनी जोड़ी क्रोमोसोम्स की होती हैं? 23 पेयर्स। अब इन 23 क्रोमोसोम्स में आपके ये जो 23 पेयर्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दीज आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं या लिख कर दिखाऊं, सो 23 पेयर इज डिवाइडेड इंटू 2। 22 पेयर्स का एक ग्रुप है और एक सिंगल पेयर है। ओके, ये 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, तो 44 क्रोमोसोम्स का एक ग्रुप है और 2 क्रोमोसोम्स का एक ग्रुप है। ऐसे करके टोटल 46 होते हैं। तो ये जो 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये कॉमन क्रोमोसोम्स हैं। कौन से क्रोमोसोम्स हैं? ये कॉमन क्रोमोसोम्स हैं जो बॉडी के फिजिकल कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, फिजिकल एज वेल एज जेनेटिक कैरेक्टर्स। लेकिन ये सेक्स डिसाइड नहीं करते हैं। मतलब बच्चा मेल होगा, फीमेल होगा, ट्रांसजेंडर होगा, कैसा होगा बच्चा, वो इन क्रोमोसोम से डिसाइड नहीं होता है। मतलब ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं दीज आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑटोसोम्स। जो बॉडी की बाकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे, लेकिन बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा वो डिसाइड नहीं करेंगे। मतलब बच्चे का सेक्स क्या होगा वो ऑटोसोम से डिसाइड नहीं होता है, वो इस पेयर से डिसाइड होता है। ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। क्या बोला मैंने? ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। ओके, सो ये जो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने फटाक से रिविजन कर लिया कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। एक ग्रुप होता है 22 पेयर का, एक ग्रुप होता है 1 पेयर का। 22 पेयर वाले क्रोमोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये बॉडी के फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं लेकिन सेक्स डिसाइड नहीं करते हैं। जो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो सेक्स डिसाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सेक्स क्रोमोसोम्स, या उसका दूसरा नाम है एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? एलोसोम्स। तो स्टार्ट करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। तो हम इस सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं जो अलग से है। ओके, सो द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, देखो ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है, ये आपका एक एक्स और ये आपका एक वाई। क्या होता है यूजुअली कि अगर समझो फीमेल है, अगर किसी लड़की ने जन्म लिया है तो उसके बॉडी में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा? एक्स और एक्स। फीमेल के लिए कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? एक्स और एक्स। मेल के लिए कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? एक एक्स और एक वाई। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि फीमेल के लिए एक्स एक्स है तो मेल के लिए वाई वाई होगा, नहीं। फीमेल के लिए एक्स और एक्स होता है और मेल के लिए एक एक्स और एक वाई होता है। तो एक्स डोमिनेंट है, वो फीमेल में भी रहेगा, वो मेल में भी रहेगा। सो एक्स एंड एक्स, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम, समझो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। देखो पता कैसे चलेगा आपको कौन सा एक्स है कौन सा वाई है? हम डिफरेंस पढ़ेंगे अभी। तो एक्स वाला लंबा होता है, वाई वाला छोटा क्रोमोसोम होता है। तो अगर आपको ये लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, जब आप बच्चे का डीएनए स्टडी करते हो तो उसमें जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। क्रोमोसोम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं?
करियोटाइपिंग। तो जब आप करियोटाइपिंग करते हो, जब भी कोई साइंटिस्ट करियोटाइपिंग करता है तो मतलब वो एक एक क्रोमोसोम की स्टडी करता है। तो जब आप सेक्स क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हो कि ये बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, तो उस टाइम पे हम सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में अगर दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स रहेंगे, मतलब ये भी लंबा वाला और यहाँ पे भी अगर एक्स क्रोमोसोम रहेगा, तो मतलब बच्चा फीमेल होगा। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब जो होने वाला बच्चा है वो मेल होगा। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है। सो जिन क्रोमोसोम्स की मदद से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं हम, वो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, एलोसोम्स। अच्छे से ध्यान से ये याद रखो, क्योंकि नीट में, सीईटी में जब एंट्रेंस क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको सेक्स क्रोमोसोम ये वर्ड नहीं दिया जाता है, वहां पर क्या बोला जाता है, एलोसोम्स ये वर्ड यूज किया जाता है। So make sure that you know what are allosomes. Allosomes are chromosomes which help in determination of sex. They are also known as sex chromosomes. Okay, first point clear हुआ? All right. अब आगे देखो क्या बताया गया है हमको. Humans and other mammals have X and Y chromosomes as allosomes. Humans की अगर मैं बात करूँ या other higher mammals की अगर मैं बात करूँ, तो हमारी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए कौन से दो क्रोमोसोम्स को, कौन से अल्फाबेट दिए गए हैं दो क्रोमोसोम्स को. सेक्स क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, जोड़ी में प्रेजेंट है. ओके, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम में जो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो कौन से दो अल्फाबेट दिए गए हैं उनको, एक है एक्स क्रोमोसोम और एक है वाई क्रोमोसोम. कौन से दो क्रोमोसोम्स यूज होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. अगर फीमेल रहेगी तो दोनों एक्स एक्स रहेंगे, अगर मेल होगा तो एक एक्स रहेगा और एक क्रोमोसोम वाई रहेगा. समझ में आई आपको बात. तो ह्यूमंस में कौन से दो क्रोमोसोम्स यूज होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर यूज्ड एज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स. अब देखते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस क्या है. यहाँ डायग्राम में तो आपको दिखाई दे रही है थोड़ी सी चीजें कि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लेकिन इसके अलावा और क्या डिफरेंस है एक्स और वाई क्रोमोसोम में. लेट अस हैव अ लुक. मैंने आपको ये डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में लिख कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं, या आपको दोनों के बीच का कंपैरिजन पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स. सो आपको ये, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश बिटवीन के पैटर्न में याद रखोगे, कॉलम्स के फॉर्म में याद रखोगे, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है. सो यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के बारे में डिफरेंस क्या बताया गया है. एक्स क्रोमोसोम का पहले पॉइंट देखते हैं. इट इज स्ट्रेट, रॉड लाइक, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम. देखो यहाँ डायग्राम देखो क्या बताया जा रहा है हमको. इट इज स्ट्रेट, तो ये जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है ये स्ट्रेट होता है, रॉड के जैसा एकदम स्ट्रेट. ओके. इट इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम. ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका वाई क्रोमोसोम है. तो ऑब्वियस सा विजिबल डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट योर एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम का फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, अपोजिट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो इट इज ऑल्सो स्ट्रेट, दिखने में ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इट इज शॉर्टर क्रोमोसोम. अगर एक्स और वाई को मैं कंपेयर करूँ तो एक्स वाला लंबा है, वाई वाला छोटा है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. ऑल राइट. अब आगे देखो सेकेंड पॉइंट. इट इज मेटासेंट्रिक. क्या बताया गया है, मेटासेंट्रिक की जब मैं बात करती हूँ तो मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं सेंट्रोमियर की पोजीशन बोल रही हूँ. जब भी मैं ये वर्ड यूज करती हूँ सेंट्रिक, ये सेंट्रिक वर्ड जब भी आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हम सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात कर रहे हैं. जो हमारे क्रोमोसोम के आर्म्स को, ये इनको हम बोलते हैं आर्म्स. मतलब जैसे समझो आपकी ये बॉडी है और ये आपके 2 हाथ हैं, तो ये आपके आर्म्स हैं. तो वैसे ही ये क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स होते हैं, इन दोनों आर्म्स को पकड़ के रखने के लिए जो बीच में सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से हम क्रोमोसोम का टाइप फाइंड आउट करते हैं. क्या फाइंड आउट करते हैं, क्रोमोसोम का टाइप. हमने लास्ट सेशन में क्रोमोसोम के 4 टाइप्स देखे थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो वैसे ही यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसे टाइप का है, मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक मतलब क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होगा, मिडल में. मेटा मतलब मिडल, तो आपका सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में. ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक. और वाई क्रोमोसोम में देखो क्या बताया गया है, नीचे वाला आर्म तो ठीक है पर ऊपर वाला आर्म छोटा है और सेंट्रोमियर ऊपर वाले आर्म के पास प्रेजेंट है, मतलब एकदम कॉर्नर में है. अगर यहाँ पर होता, ये सेंट्रोमियर अगर इस टिप में होता तो इसको मैं टीलोसेंट्रिक बोलती, लेकिन ये टिप के थोड़ा सा नीचे है, मतलब टर्मिनल एंड के थोड़ा सा नीचे है, तो इसीलिए ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम हो गया, एक्रोसेंट्रिक. कौन से टाइप का क्रोमोसोम हो गया, एक्रोसेंट्रिक. सो आपका एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है क्योंकि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स दी टर्मिनल है. ओके,
थर्ड पॉइंट देखो, आपको समझ में आ रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल, प्रीवियस सेशन देखोगे तो ये अपने आप समझ में आएगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, ये नए वर्ड्स हैं। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, दो कौन से प्रोटीन्स होते हैं या दो कौन से टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स दो अलग अलग पैटर्न में, प्रोटीन नहीं बोल सकते हम, क्रोमोसोम का पैटर्न बोल सकते हैं। देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है, लेट मी जस्ट रब दिस ताकि मैं आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। आपने सेल डिवीजन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसके क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, थ्रेड जैसे बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, थ्रेड जैसे बन जाते हैं। मतलब देखो ये आपका सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल, आपने पढ़ा था कि क्रोमैटिन मटेरियल थिक बंडल ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, सॉरी ये लूज फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, लूज फॉर्म में है, मतलब एकदम ऐसे आप इसको बोल सकते हो कि इट इज़ टोटली इन अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म। और जब हमारा सेल डिवीजन होने वाला है तो क्या होगा, ये जो हमारा क्रोमोसोम है वो थ्रेड जैसा बन जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे समझो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप धागा ले लो, धागे की जो गिट्टी होती है ना, जो धागे का छोटा सा बंडल होता है, उसको अगर मैं पूरा खोल के ऐसे मेस करके रख दूं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि इस धागे का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, इस थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है और दूसरा एंड कहाँ पर है। लेकिन अगर उसी धागे को मैं अच्छे से रैप करूँ किसी बंडल के पास, किसी पेपर फोल्ड पे अगर मैं उसको रैप करूँ तो मुझे आसानी से वो धागा सॉर्टेड होके दिखाई देगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर बताई गई है कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड रीजन। एक्सटेंडेड रीजन मतलब ऐसा क्रोमोसोम, कैसा क्रोमोसोम, ऐसा वाला। सो यूक्रोमैटिन मतलब ऐसा वाला क्रोमोसोम, और हेट्रोक्रोमैटिन मतलब ऐसा वाला क्रोमोसोम। देखो, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एक्सटेंडेड रीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड रीजन। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारा जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कैसा दिखाई देता है, ऐसा, मतलब सिंपल डीएनए जहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं। और हेट्रोक्रोमैटिन कैसा दिखाई देता है, कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म में मतलब ऐसे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्स क्रोमोसोम कौन सा है और वाई क्रोमोसोम कौन सा है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना होता है, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे करियोटाइपिंग करते हो, करियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हो, तो आप कोई डाई यूज करते हो। डाई मतलब DYE, कलर, एक तरीके का स्टेन आप यूज करते हो। तो उस स्टेन को जब आप यूज करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि जिस क्रोमोसोम में ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब हुआ है, क्या बोल रही हूं मैं, जिस क्रोमोसोम में ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब हुआ है मतलब उसमें हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है। क्योंकि देखो जहां पर ज्यादा थ्रेड मटेरियल होगा वो ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब करेगा, जहां पर आपका क्रोमोसोम सेपरेटेड फॉर्म में है वो ज्यादा डाई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यूक्रोमैटिन लाइट कलर का दिखता है। यूक्रोमैटिन कैसा दिखता है, ये लाइट स्टेन एब्जॉर्ब करता है, मतलब कम कलर एब्जॉर्ब करता है। और हेट्रोक्रोमैटिन कैसा दिखता है, माइक्रोस्कोप के अंदर डार्क कलर का दिखता है। कैसे दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है हमको कि एक्स क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम कौन सा है। दोनों में ये यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से समझ के लो इस कॉन्सेप्ट को। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मतलब क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है या सिंप्लीफाइड एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हमको पता करना होता है। हर क्रोमोसोम में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, हेट्रोक्रोमैटिन भी और यूक्रोमैटिन भी। हर क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम की। तो सेक्स क्रोमोसोम में ये दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंडेंस्ड फॉर्म के क्रोमोसोम भी और एक्सटेंडेड फॉर्म के क्रोमोसोम भी। लेकिन उसका अमाउंट मैटर करता है, कौन सा क्रोमैटिन ज्यादा है। हमने इसको यू नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें कम स्टेन एब्जॉर्ब होता है। और इसको हेट्रो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब होता है। मतलब हेट्रोक्रोमैटिन डार्क कलर का दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे और यूक्रोमैटिन लाइट कलर का दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा एक्स क्रोमोसोम है, कौन सा वाई क्रोमोसोम है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम मतलब अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन है, मतलब अगर यूक्रोमैटिन ज्यादा है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन है, मतलब अगर यूक्रोमैटिन ज्यादा है और हेट्रोक्रोमैटिन कम है, मतलब अगर आपको लाइट कलर के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और डार्क वाले क्रोमोसोम के स्पॉट्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्स क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है, वो एक्स क्रोमोसोम है। फिर से बोल रही हूं मैं, अगर आपके क्रोमोसोम में यूक्रोमैटिन ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, और हेट्रोक्रोमैटिन कम है,
कैसे पता चलेगा क्या ज़्यादा है क्या कम है? विद द हेल्प ऑफ कलर। अगर लाइट कलर वाले क्रोमोसोम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और डार्क स्पॉट्स कम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका एक्स क्रोमोसोम है। और इसका ही अपोजिट वाई क्रोमोसोम अगर मैं देखूं, सो इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। वाई क्रोमोसोम में क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा होता है और यू क्रोमैटिन कम होता है। तो अगर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, डार्क स्पॉट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और लाइट वाले स्पॉट्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाई क्रोमोसोम है। अब इसका क्या फ़र्क होता है? मतलब व्हाट इज़ हेट्रोक्रोमैटिन एंड व्हाट इज़ यू क्रोमैटिन? यू क्रोमैटिन इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। यू क्रोमैटिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? देखो, इसके अंदर डीएनए जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। ओके, मतलब वो अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। सो यूक्रोमैटिन में जो होता है ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए एक्सप्रेस होता है। कौन सा क्या होता है? यूक्रोमैटिन में ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए एक्सप्रेस होता है और इसीलिए हम यूक्रोमैटिन को जेनेटिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? यूक्रोमैटिन को जेनेटिकली एक्टिव। तो आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर यूक्रोमैटिन ज्यादा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज जेनेटिकली एक्टिव। हेट्रोक्रोमैटिन का क्या इधर पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है? इट हैज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें भी डीएनए होता है, यूक्रोमैटिन में भी डीएनए है, हेट्रोक्रोमैटिन में भी डीएनए है, लेकिन यूक्रोमैटिन का डीएनए एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है और हेट्रोक्रोमैटिन का डीएनए अभी तक कंडेंस्ड फॉर्म में है, अभी तक वो सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है, अभी तक वो थ्रेड फॉर्म में नहीं आया है। सो हेट्रोक्रोमैटिन हैज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए विच एक्ट्स एज इनर्ट और इनएक्टिव। ये हेट्रोक्रोमैटिन का जो डीएनए होता है ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, काम नहीं करता है, कोई भी जेनेटिक एक्टिविटी नहीं दिखाता है, इसीलिए हम हेट्रोक्रोमैटिन को इनर्ट या इनएक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट या इनएक्टिव। और ये हेट्रोक्रोमैटिन किस में ज़्यादा होता है? वाई क्रोमोसोम में ज़्यादा होता है। देखो, वाई क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जेनेटिकली इनर्ट और इनएक्टिव। समझ में आया आपको? तो हमने काफ़ी डिफरेंस के पॉइंट्स देखे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बीच में। पहला पॉइंट था एक्स क्रोमोसोम इज लॉन्गर, वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर। दूसरा पॉइंट, एक्स क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक क्योंकि सेंट्रोमियर बीच में है, वाई क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक क्योंकि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द टर्मिनल है। तीसरा पॉइंट था एक्स क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन एंड लेस अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन एंड दैट इज वाई इट इज जेनेटिकली एक्टिव। और वाई क्रोमोसोम का क्या देखा हमने? वाई क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन एंड लेस अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, दैट इज वाई इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव। समझ में आई बात यहाँ तक? पक्का? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। व्हाट इज हेट्रोक्रोमैटिन एंड व्हाट इज यूक्रोमैटिन? Euchromatin has large amount of DNA which is ready to do activity, which is ready to express. Heterochromatin also has DNA, but it is not in the active form. It is in the condensed form and that is why it is known as inert. माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसा पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्टेन, विद द हेल्प ऑफ अ कलर, अ डाई। अगर डार्क स्टेन दिखाई दे रहा है, डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो हेट्रोक्रोमैटिन है। तो आपको देखना है ज़्यादा क्या है, यूक्रोमैटिन के स्पॉट ज़्यादा है या हेट्रोक्रोमैटिन के स्पॉट ज़्यादा है। उससे आपको पता चलेगा कि वो क्रोमोसोम एक्स है या वाई है। और ये कब यूज़ करते हैं हम? व्हेन वी आर स्टडिंग कैरियोटाइपिंग, मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है? बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स शो होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। देखो, ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, ये आपका वाई क्रोमोसोम है। इसमें दो रीजन्स हैं, मतलब ऊपर वाला जो रीजन है जहाँ पर अलग अलग शेप है, वाई क्रोमोसोम का छोटा वाला पार्ट और एक्स क्रोमोसोम का बड़ा वाला पार्ट, दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों में जीन्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉन होमोलोगस रीजन, मतलब डिसिमिलर जीन्स। नॉन होमोलोगस रीजन मतलब क्या होते हैं? डिसिमिलर जीन्स। और नीचे वाला जो रीजन होता है दैट इज होमोलोगस रीजन। नीचे वाला रीजन कौन सा है? होमोलोगस रीजन है। और ये क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन सिमिलर जीन्स। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पी आर्म और क्यू आर्म लिखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है बट ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसको समझ लो क्या होता है पी आर्म और क्यू आर्म। आर्म मतलब क्या होते हैं? क्रोमोसोम के दो हैंड्स, ये ऊपर वाले हैंड्स और ये नीचे वाले हैंड्स। तो पी आर्म मतलब क्या होता है? पी आर्म मतलब जो क्रोमोसोम के दो आर्म्स हैं, दो हैंड्स हैं, उन आर्म्स में से जो आर्म छोटा स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो वाला आर्म छोटा होगा, जैसे अगर मैं वाई क्रोमोसोम की बात करूं तो वाई क्रोमोसोम में जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा सा है, तो उसको हम बोलेंगे पी आर्म। क्या बोलेंगे उसको? पी नाम क्यों दिया? अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, तो फ्रेंच में जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, वहाँ पर
पेटीट, स्मॉल को पेटीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेटीट। पेटीट ये वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। तो स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। तो छोटे आम को हमने क्या नाम दे दिया? पी आम, क्योंकि पेटीट किससे स्टार्ट होता है? पी से स्टार्ट होता है। ओके, सो स्मॉल आम को हमने नाम दे दिया पी आम, और फिर लार्ज आम को हमने नाम दे दिया क्यू आम। क्यू, क्योंकि पी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट आता है क्यू, तो अगर पी छोटा है तो क्यू बड़ा है। समझ में आई आपको बात? फ्रेंच में पेटीट मतलब होता है स्मॉल, और इसी वजह से स्मॉल आम को हमने नाम दिया है पी आम। ओके, तो आपको ये क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे जब आप 4th चैप्टर रेवोल्यूशन वाला पढ़ेंगे या एनसीईआरटी का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो आपको इसके ऊपर, या मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पी आर्म एंड व्हाट इज क्यू आर्म। सो पी आर्म इज द शॉर्ट आर्म बिकॉज इन फ्रेंच P for petite, petite means small, and the other longer arm is known as the Q arm। तो आपको X और Y क्रोमोसोम अच्छे से समझ में आया है। होमोलोगस रीजन मतलब क्या होता है? जहाँ पर सेम टाइप के जीन्स होते हैं। मतलब अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो दोनों में हाइट के जीन्स प्रेजेंट होंगे, दोनों क्रोमैटिड्स में या दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स में। अगर मैं कलर की बात कर रही हूँ तो दोनों में कलर के जीन्स होंगे सेम आर्म में। अगर मैं हेयर के शेप की बात कर रही हूँ तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में यहीं पर प्रेजेंट होंगे सेम जीन्स। तो होमोलोगस रीजन मतलब क्या होता है? दो ऐसे रीजन जहाँ पर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर। और नॉन होमोलोगस रीजन मतलब क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, विच कंटेन डिसिमिलर जीन्स ऑन द two arms of the different chromosomes। Did you understand the entire thing about the X and Y chromosomes? पक्का ये समझा है तो ही आगे का सेशन समझेगा, और ये समझने के लिए पिछला सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गया है तो आगे बढ़े, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ऑलराइट, सेक्स क्रोमोसोम का ये लास्ट वाला पार्ट है। आपने सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स बोलते हैं। एलोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में हमने डिफ्रेंसिएशन अच्छे से समझ लिया, और हमने उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में दो नॉन होमोलोगस रीजन होते हैं और दो होमोलोगस रीजन होते हैं। नॉन होमोलोगस रीजन मतलब जहां अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे, सेम जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये दो अलग क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। लेकिन इन दोनों क्रोमोसोम्स का जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम नॉन होमोलोगस रीजन बोलते हैं। ऊपर वाला मतलब जो पी वाला आर्म है, और जो क्यू वाला साइड है उसको हम होमोलोगस रीजन बोलते हैं। होमोलोगस रीजन मतलब जिनमें सेम जीन्स होती हैं, सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। Similar genes present on two different chromosomes, that region is known as homologous region। And when different genes are present on the two different chromosomes, then that region which contain those dissimilar genes are known as non-homologous region। तो आपने सेल डिवीजन के टाइम पे ये पढ़ा था कि जब दो क्रोमोसोम साथ में आते हैं तो उनका मटेरियल एक्सचेंज होता है, मतलब सिनेप्सिस करके वो लोग क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करना। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स एक्सचेंज करना। मतलब समझो ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम है और ये तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम है। अगर ये दोनों अपना कैरेक्टर एक्सचेंज करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का चीज़ दिखाई देगा। आपको कुछ ऐसा फिनोमिना दिखाई देगा। मतलब क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर कि इन दोनों क्रोमोसोम्स ने अपने कुछ कैरेक्टर्स एक्सचेंज कर लिए। लेकिन ये कौन से रीजन में एक्सचेंज होता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम्स के दो रीजन होते हैं, एक होमोलोगस रीजन और एक नॉन होमोलोगस रीजन। तो ये मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? ये क्रोमोसोम्स अपने अपने जीन्स कहाँ पर कौन से रीजन में चेंज करते हैं? तो देखो यहाँ पर हमको बताया गया है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंजिंग मटेरियल, एक्सचेंजिंग जीन्स। सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। क्या बताया गया है हमको इधर पे? क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलती है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली इन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। देखो क्या बताया जा रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन मतलब क्यू वाला आर्म। सो क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलती है? आपको होमोलोगस रीजन में देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस है, बच्चे इसको भूल जाते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो वो बोलते याद ही नहीं था। सो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होगी? होमोलोगस रीजन में, मतलब जहाँ पर दोनों क्रोमोसोम्स का साइज सेम होना चाहिए। एक्स क्रोमोसोम का साइज और वाई क्रोमोसोम का साइज और शेप जिस साइड में दोनों का साइज सेम होगा वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होगी। तो होमोलोगस रीजन में दोनों का साइज सेम होता है और वहीं पर सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर भी कहाँ पर देखी जाती है? होमोलोगस रीजन में। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। क्योंकि नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, देखो
ये नॉन होमोलोगस रीजन है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन बड़ा है वाई क्रोमोसोम से। अब ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होंगे, और ये छोटा है एक्स क्रोमोसोम से तो इसमें कम जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कराऊंगी तो हो सकता है कि इनकम्प्लीट क्रॉसिंग ओवर हो, मतलब यहाँ से ज़्यादा जीन्स चले जाएं लेकिन वाई क्रोमोसोम से यहाँ पर ज़्यादा जीन्स नहीं आएंगे, मतलब इक्वल क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और अगर इक्वल क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है आने वाली ऑफस्प्रिंग में, एंड दैट इज व्हाई क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन। सी, non-homologous region of X chromosome is longer. Non-homologous region of X chromosome is longer and it contains more genes, क्योंकि साइज बड़ी है तो इसमें जीन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। Then that of कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है? Y क्रोमोसोम के, because Y non-homologous region of Y chromosome is देन दैट ऑफ द नॉन होमोलोगस। हाँ, तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम है उसका नॉन होमोलोगस रीजन बड़ा है वाई क्रोमोसोम से, यहाँ पर ज़्यादा जीन्स हैं वाई क्रोमोसोम से, तो इसीलिए नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए याद रखो दोनों आर्म्स का साइज भी सेम होना चाहिए और जीन्स का क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, तभी क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल होगी। और इसीलिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहाँ पर होती है? होमोलोगस रीजन में, मतलब नीचे वाले साइड में, सेंट्रोमियर के नीचे वाले साइड में जहाँ पर क्यू आर्म होता है। सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली इन दी होमोलोगस रीजन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? ओनली बिटवीन दी होमोलोगस रीजन। अब आगे क्या बताया गया है कि जो जीन्स, सी, X linked genes are present on non-homologous region of X क्रोमोसोम। जो जीन्स इनसेपरेबल है, मतलब जो जीन्स कंफर्म बिना क्रॉसिंग ओवर के भी बच्चे में देखने को मिलेंगे ही, उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे व्हाट इज लिंकेज, व्हाट आर लिंक्ड जीन्स, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। देखो, दो टाइप के जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बच्चे में देखने को मिलते हैं, और कुछ जीन्स जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है फिर भी बच्चे में देखने को मिलते हैं। मतलब जो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो फादर में है और वो बच्चे में देखने को कंपलसरी मिलेंगी ही मिलेंगी, और जो मदर में है वो भी बच्चे में देखने को मिलेंगी, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं हम उनको? लिंक्ड जीन्स, जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी ट्रांसफर होते हैं। अच्छे से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। लिंक्ड जीन्स मतलब क्या होता है? ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी ट्रांसफर होंगे। और ये लिंक्ड जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन होमोलोगस रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन होमोलोगस रीजन में। हमने अभी पढ़ा क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? सिर्फ होमोलोगस रीजन में। तो होमोलोगस रीजन के में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो जीन्स मिक्स हो रहे हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ जीन्स ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ के कुछ जीन्स बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होते हैं, उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? लिंक्ड जीन्स। तो फीमेल के अंदर जो कुछ लिंक्ड जीन्स होती हैं उनको एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और मेल क्रोमोसोम पे जो लिंक्ड जीन्स होती हैं उनको हम वाई लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। सी, एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो कुछ ऐसे जीन्स जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा फिर भी बच्चे में एक्सप्रेस होगा, तो वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? नॉन होमोलोगस रीजन में। कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में। और वाई लिंक्ड जीन्स ऐसे जीन्स जो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है फिर भी बच्चे में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो वाई लिंक्ड जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में। हमेशा याद रखो, क्रॉसिंग ओवर होने वाले जीन्स होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं और लिंक्ड जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लिंक का मतलब ही यही होता है कि पेरेंट्स से बच्चे में जा ही रहा है, वो 100% ट्रांसफर होगा। तो लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या होता है? बिना क्रॉसिंग ओवर के भी बच्चे में ट्रांसफर होना है। ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो डेफिनेटली जीन्स बच्चे में देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं भी अगर हुआ तो ये जो नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स हैं तब भी वो बच्चे के अंदर अगर देखने को मिल रहे हैं तो उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? लिंक्ड जीन्स। इसके बारे में आप डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन समझ के ले लो। लिंक्ड जीन्स मतलब क्या होता है? ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी एक्सप्रेस होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू टेल का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर बोला गया है व्हाट आर एलोसोम्स। तो हमने चैप्टर के ये सेशन
सेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, व्हाट आर एलोसोम्स। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। व्हाट आर एलोसोम्स कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, कंपेयर बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। हमने अच्छा खासा डिस्टिंग्विश देखा है, तो वो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने नोटबुक में लिख कर ले लो। आपको कमेंट क्या करना है, व्हाट आर एलोसोम्स। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो अब भी हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होता है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो आपको कमेंट सेक्शन में 2 आंसर्स देने हैं, व्हाट आर एलोसोम्स और कौन से रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लो, अच्छे से पढ़ो। घाई घाई में सिर्फ वीडियो देख के खाली मत बैठो। वीडियो देखने के बाद मेक श्योर कि जो चीज़ें बोर्ड पर दी हुई होती हैं उन चीज़ों को आप लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉकडाउन चालू है, आप लोगों की लिखने की आदत पूरी तरीके से छूट गई है। अगर एकदम से आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपकी राइटिंग बिलीव ही नहीं होगा कि इतनी गंदी हो गई होगी, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अगर छूट जाती है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और फिर आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ गया। जो बच्चे अच्छे से लिखने जाएंगे उनको टाइम कम पड़ जाएगा और जो टाइम पे पेपर कंप्लीट करेंगे उनकी राइटिंग बकवास हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो कुछ भी यहाँ दिया गया होता है, जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा होता है, जो कुछ भी हम एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि नोटबुक लेकर साथ में बैठो, देखते जाओ, लिखते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ। क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव की है कि देखकर जो चीज़ें याद होती है, लिखने के बाद वो चीज़ें और अच्छी तरीके से ब्रेन में फिक्स्ड हो जाती है। और साथ ही साथ आपका डबल एडवांटेज होता है, आपकी स्पीड मेंटेन रहती है और आपकी राइटिंग इंप्रूव होते जाती है। सो मेक श्योर कि आप इन टिप्स को यूज़ करें ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें, क्योंकि बहुत ही जल्द कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे होपफुली। नहीं भी खुलेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स तो आपको देना ही है, एंड राइटिंग अच्छी हो तो वो कोई बुरी बात नहीं होती है। सो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक मेमोराइज्ड रहेंगी। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप इंस्टा स्टेटस पर शेयर कर दीजिए हमारी चैनल को। जितना हो सके उतना इस चैनल को स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, आपके बैचमेट्स को हेल्प मिल सके अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर टीचिंग ओवर हियर। फिजिक्स में हम वापस जल्द ही ये सुपरपोजिशन चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू स्प्रेड दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।